नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला पर। मैं हूँ आकाश मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे क्या-क्या हैं। चलिए, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कोलराउस के नियम को, उसके बाद से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नर्नस समीकरण, वैद्युत सेल के प्रकार जिसमें हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की चर्चा करेंगे। इसके बाद सीसा संचायक सेल और संक्षारण। इन 6 टॉपिकों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या होता है? अनंत अनंतता पर किसी इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया जाए तो उसके अंदर मौजूद धनायन और ऋणायन दोनों की मोलर चालकताओं का कुल योग उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर चालकता के योग के बराबर होगा। ऐसा कब होगा? तो अनंत तनुता पर होगा। अब अनंत तनुता क्या होती है? तो अनंत तनुता एक ऐसा बिंदु है जिसमें किसी ऐसी सांद्रता है जिस पर किसी विलयन में और अधिक विलायक मिलाने पर भी उसके अंदर सांद्रता में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम कहते हैं अनंत तनुता। यानी कि कोई विलयन है, इसके अंदर अब कितना भी विलायक मिलाया जा रहा है, लेकिन इसकी सांद्रता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसकी सांद्रता बिल्कुल नगण्य के बराबर परिवर्तित हो रही है, इसे हम कहते हैं अनंत तनुता। तो चलिए देखते हैं अनंत तनुता क्या होता है। तो इसमें लैम्डा एम जो कि वैद्युत अपघट्ट की मूलर चालकता है, धनायनों की मूलर चालकता और ऋणायनों इन दोनों की मूलर चालकताओं के योगफल के बराबर होगा। चलिए इसका उदाहरण के तरीके से समझते हैं। जैसे में अगर कोई वैद्युत अपघट्य है NaCl, इसमें NaCl की मोलर चालकता, Na की मोलर चालकता और Cl माइनस की मोलर चालकता, इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो इस वैद्युत अपघट्य NaCl की मोलर चालकता के बराबर होगा। इसे ही हम कहते हैं कोलराउस का नियम। जैसे अगर NaCl हमारा वैद्युत अपघट्य है तो Na की मोलर चालकता धनायन की और Cl माइनस ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर NaCl की मोलर चालकता होगी। ऐसे ही अगर हम HCl की बात करेंगे तो HCl की हमारी मोलर चालकता हाइड्रोजन की मोलर चालकता और क्लोरीन की मोलर चालकता के बराबर होगी HCl की मोलर चालकता। लेकिन एक बात पॉइंट याद रखेंगे कि ऐसा कब होगा? तो अनंत तनुता पर होगा। अब इसके उपयोग कुछ देख लेते हैं। तो इसके कुछ मुख्य अनुप्रयोग इस प्रकार हैं। सबसे पहले इसका उपयोग दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में किया जाता है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर आसानी से पहुंच सकती है, इसलिए इसको ज्ञात करने में हमको आसानी होती है। इसके अलावा वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में किया जाता है, यानी कि किसी विलयन में कितना कौन सा पदार्थ कितना वियोजित है, इसकी मात्रा को ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका है विलेयता का निर्धारण करने में। अल्प विलेय लवण जैसे AgCl जो कि जल में बहुत अल्प विलेय होते हैं, तो वो पहले से ही अनंत तन्यता पर उपस्थित होते हैं, तो उनकी विलेयता का निर्धारण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आयनिक गतिशीलता का निर्धारण करने में किया जाता है। जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके सापेक्ष हम अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया है। इसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, एक मूल हाइड्रोजन आयन का विलयन होता है और एक एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो देख सकते हैं ये प्लेटिनम धातु है जिसके दो सिरे को बाहरी तार से जोड़ा जाता है और इसके अंदर एक मोल हाइड्रोजन आयन का विलयन होता है और साथ ही साथ इसके के अंदर एक दाब एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इसे हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इसकी कुछ संरचना है। देखते हैं इसका काम क्या होता है।
तो इसका इलेक्ट्रोड विभव हम 0.00 वोल्ट मानते हैं। इसी के आधार पर अन्य इलेक्ट्रोडों को भी मापा जाता है। फिर इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्लेटिनम की पत्ती होती है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा होता है। तो आपने फिगर में देखा प्लेटिनम की पत्ती लगी थी जिसमें प्लेटिनम का ब्लैक लेप चढ़ा था। आगे देखते हैं, यह पत्ती एक प्लेटिनम के तार के माध्यम से बाहरी परिपथ से जुड़ी होती है। जिस पत्ती पे एक तार जोड़ा गया था और यह तार बाहरी परिपथ से सेल को जोड़ती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ती है। यह पूरी व्यवस्था कांच की नली से ढकी होती है, यानी कि इसका बाहरी आवरण कांच की नली का बना होता है, जिससे शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिसके अंदर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। प्लेटिनम का उपयोग ही क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लेटिनम एक निष्क्रिय चालक है। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए सतह प्रदान करता है। तो प्लेटिनम का कार्य क्या है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में? सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए सतह प्रदान करना इसका एकमात्र कार्य है। इसके अलावा ये किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसीलिए प्लेटिनम धातु का ही उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके कार्य कैसे होते हैं। इसके कुछ कार्य हैं निम्नलिखित। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों तरीके से काम करता है। देखते हैं इसमें होने वाली अर्ध अपक्रिया क्या होती है। तो इसमें होने वाली अर्ध अपक्रिया, हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। कैथोड पर यह अभिक्रिया अग्र दिशा में होती है, यानी कि हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जबकि एनोड पर यह अभिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। इस अपक्रिया को, जब ये अपक्रिया अग्र दिशा में होती है, इसे अ- अपचयन अपक्रिया कहते हैं, और जब ये अपक्रिया पश्चिम दिशा में होती है तो हम इसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट महत्व और इसकी कुछ सीमाएं हैं। तो इसका महत्व क्या है? तो इसका प्राथमिक उपयोग अज्ञात इलेक्ट्रोडों का विभव ज्ञात करने में किया जाता है। तो यही इसका एकमात्र उपयोग है। और इसकी जो कुछ सीमाएं हैं, जैसे शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त करना, तो हमेशा ये संभव नहीं है कि हमें शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो, और होता भी है बहुत कठिन होता है। और HCl की सांद्रता हमेशा 1 मोल बनाए रखना, ये भी प्रैक्टिकली थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और साथ ही साथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की अशुद्धियों से जल्दी विषाक्त हो जाता है यार। तो फिर ये भी हमारे लिए चैलेंजिंग होता है कि हमेशा प्लेटिनम धातु को शुद्ध रखना, जिससे कि वो अभिक्रिया ना करे। तो ये भी हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब इन्हीं सीमाओं को दूर करने के लिए, यानी कि हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव तो ज्ञात करना ही है, लेकिन इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं नेरनेस्ट समीकरण। तो अगला टॉपिक हमारा है नेरनेस्ट समीकरण। तो चलिए देखते हैं नेरनेस्ट समीकरण क्या होता है। तो नेरनेस्ट समीकरण एक गणितीय संबंध है जो मानव इलेक्ट्रोड विभव, तापमान और अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता के बीच संबंध स्थापित करता है। इसका उपयोग गैर मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव की गणना के लिए किया जाता है। तो इसका कुछ मुख्य उपयोग है। अब देखते हैं ये क्या होता है। तो निर्णय समीकरण E इक्वल टू ई नॉट आर टी अपन एन एफ एल एन क्यू होता है, जहाँ ई क्या है? तो ई हमारा वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव है, आर टी, आर जो है गैस स्थिरांक यानी कि रीडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। टी हमारा क्या है? तापमान है, जो कि टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है। एन हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एफ हमारा फैराडे स्थिरांक है, जिसका मान 96,500 कूलम होता है। क्यू जो है ये रिएक्शन क्विटिएंट है, जिसका ये साधारण लघुगणक है। अब देखते हैं क्यू का मान। तो क्यू क्या है? क्यू उत्पादों और अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात है। तो रिएक्शन क्विटिएंट क्या होता है? अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता का अनुपात होता है। जिसे जैसे अगर Zn Cu मिलके Zn2 प्लस और Cu बनाते हैं, तो Zn और Cu को हम छोड़ देते हैं, ये दोनों धातु हैं। हम किसकी सांद्रता लेंगे? देखिए Cu जो है वो Zn2 बन रहा है, यानी कि इन दोनों का ऑक्सीकरण या तो अपचयन हो रहा है, तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे।
तो ये हमारा अभिकारक प्राप्त हुआ है और ये हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं क्विटेंट रिएक्शन। तो इन दोनों की सांद्रता को लेंगे तो इन दोनों की सांद्रता का जो अनुपात आएगा वही हमारा क्यू कहलाएगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो 298 केल्विन पर इस समीकरण का मान क्या होता है? तो जो नैने समीकरण होता है वो 298 केल्विन पर ई सेल, यानी कि ये इलेक्ट्रोड विभव है, सेल का वास्तविक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का 0.0591 अपान एन एफ, एन जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ फैराडे नियतांक और लॉग क्यू होता है, क्यू हमारा वही रिएक्शन कोफिशिएंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह बताता है कि सेल का ईएमएफ आयन की सांद्रता बदलने पर बदलता है, यानी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं, इस समीकरण के आधार पर, कि सेल का जो ईएमएफ है वो आयन की सांद्रता लॉग क्यू है। तो आयन की सांद्रता बदलने पर बदलता है, तो आयन की सांद्रता जैसे बदली जाएगी उसका सेल का ईएमएफ का मान भी बदलेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जरूरी है। इसका महत्व क्या क्या है? तो इसके महत्व देखते हैं। सबसे पहला महत्व, बैटरी का वोल्टेज ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। पीएच निकालने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है। आयनों की सांद्रता ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। सेल की दिशा जानने में, यानी कि सेल की कार्य किस दिशा में कर रही है, सेल में अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, इसको जानने में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है वैद्युत सेल के प्रकार। तो वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वैद्युत सेल के प्राथमिक और द्वितीयक प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो ये सेल केवल एक बार उपयोग में लाए जाते हैं। मेनली इनको हम उपयोग के आधार पर ही विभाजित कर रहे हैं। तो प्राथमिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो केवल एक बार उपयोग में आते हैं, उसके बाद हम इनको उठा के फेंक देते हैं, तो ये कचरा हो जाता है। द्वितीयक सेल, इनका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं। जैसे प्राथमिक सेल हमारे घरों में ये जो बैटरी वगैरह होती हैं, टार्च वगैरह होते हैं, घड़ी वगैरह होती हैं, जिसमें हम लोग इनका उपयोग करते हैं, जिनको प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे आप लोग 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए में खरीद के लाते हैं, एक बार यूज करते हैं, फिर उसके बाद से वो किसी काम के नहीं रहते, तो इन सेलों को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल, जैसे इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी यूज की जाती है, कार में, बाइक में जो बैटरियाँ यूज की जाती है, इन्हें हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। इन्हें चार्ज कर सकते हैं और इन्हें चार्ज नहीं कर सकते। ये थोड़े से हल्के होते हैं, एक बार यूज करने के लिए उपयोगी होते हैं, ये बार बार यूज करने के काम में आते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये हमारा प्राथमिक सेल है। इस संरचना को देख के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। जैसे जब भी हम लोग घड़ी की तरफ देखते हैं, तो जब घड़ी बंद होती है तो कुछ इसी टाइप का सेल खरीद के लाते हैं मार्केट से, जिसके अंदर देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें कई लोग नहीं जानते हैं तो उल्टा लगाते हैं, तो फिर चलता नहीं है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे, तो कभी आप लोग इसको खोल के देखिएगा। इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक जिंक का कैन बड़ा होता है, इसके अंदर कार्बन भी होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के नाम से जानते हैं, और इधर कैथोड होता है इस साइड। चलिए अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। और ये हमारा द्वितीयक सेल है, जिसके अंदर H2SO4 एसिड भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एक सेल है इसी प्रकार के, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे ही कई सारे सेल होते हैं। इनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए वायर का उपयोग किया जाता है। इसमें ये कैथोड है और ये एनोड है, और इसमें एक H2SO4 का विलयन भरा होता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि तेजाब है। तो उसी का विलयन इसमें भरा होता है, जो कि आप लोग घरों में यूज करते हैं। चलिए इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्राथमिक सेल के बारे में जानते हैं। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अपरिवर्तनीय होती हैं, इसलिए इन्हें रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तो ये सेल एक बार उपयोग में आ गई तो फिर इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। इनमें होने वाली जो अभिक्रियाएं होती है वो अपरिवर्तनीय होती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट, जैसे उदाहरण के लिए ड्राई सेल, मरकरी सेल, अल्कालाइन सेल, ये 3 सेल इसके उदाहरण हैं। ये इसकी बनावट है, संरचना है, जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है,
ये जिंक कैन है, ये गैस्ट्रिक है, यहाँ पे हम जिंक कंज्यूम करके रखते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट है, ये कार्बन की रॉड है, और यहाँ पे कैथोड का मिक्सर है, और ये पूरा इसका निगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा कार्बन की रॉड, और इसमें जिंक भरा होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट है। तो ये हमारे प्राथमिक सेल की बनावट है, जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे। चलिए अब द्वितीयक सेल के बारे में देखते हैं। इन सॉरी इनकी विशेषताएं देख लेते हैं और इनके कुछ उपयोग देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या हैं? ये एक बार उपयोग के बाद बेकार हो जाती हैं, हल्के और सस्ते होते हैं, छोटे उपकरणों में इनका प्रयोग किया जाता है। उपयोग इनका है घड़ी, रिमोट और टच खिलौने में इनका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल क्या होता है? तो वे सेल जिनकी रासायनिक अभिक्रियाएं उलटने योग्य यानी कि अग्र और पश्च दोनों दिशा में हो सकती हैं, इसलिए इन्हें चार्ज करके फिर से प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सेल रासायनिक अभिक्रियाएं इनकी उलटने योग्य होती हैं, इसलिए इन्हें चार्ज करके उपयोग किया जाता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो वे सेल जिन्हें हम चार्ज करके दोबारा उपयोग में ले सकते हैं, उन्हें हम द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, ये हमारी कुछ इनको बैटरियां हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? ये बार बार चार्ज किए जा सकते हैं, ये प्राथमिक सेलों की तुलना में काफ़ी महंगे होते हैं, लंबे समय तक ये चलते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई। नेक्स्ट हमारा है इनका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इन्वर्टर और कार की बैटरी, बाइक वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए ये इसका उदाहरण है। अब इसका एक उदाहरण शीशा संचायक सेल। तो शीशा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल या रिचार्जेबल सेल का उदाहरण है। इसका उपयोग कार, इन्वर्टर और यूपीएस यूपीएस यानी कि कंप्यूटर में उपस्थित एक डिवाइस होता है, जिसका उपयोग हम लाइट चले जाने पर भी कंप्यूटर को बिजली सप्लाई करना इसका मुख्य काम होता है। तो आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर के साइड पे एक डिब्बा, ऐसे डिब्बा बना होता है, जिसमें वायर जुड़ा होता है और ये वायर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो जब भी कंप्यूटर से लाइट चली जाती है, तो फिर भी ये उसको 10 से 15 मिनट तक चार्ज रखने का, जारी रखने का काम करता है, जिससे कि कंप्यूटर में होने वाले जितने भी कार्य हैं, उनका डेटा बचाया जा सके। अचानक कंप्यूटर को बंद होने से ये बचाता है। तो यूपीएस इसमें इसका उपयोग किया जाता है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसकी बनावट। तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल डिवाइडर यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से डिवाइड करता है, जिससे कि सर्किट होने से रोकने का काम करता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक साइड इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें H2SO4 का विलयन भरा होता है। तो चलिए अब इसके बनावट के बारे में देखते हैं, रचना कैसी होती है। तो इसकी रचना कुछ इस प्रकार है, देखेंगे। 38% H2SO4 का विलयन होता है। एसिड प्रूफ इसमें कंटेनर होता है, एक कंटेनर होता है डिब्बा, जो एसिड प्रूफ होता है, जो एसिड को बचाता है। और इसमें एक ऋणात्मक प्लेट होती है, जिसे हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं, और एक धनात्मक प्लेट होती है, जिसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। तो ऋणात्मक प्लेट के बारे में जानते हैं, स्पंजी होता है, ये शीशे का बना होता है, यह ऑक्सीकरण यहाँ ऑक्सीकरण होता है। धनात्मक प्लेट जो कि ये लेड ऑक्साइड का बना होता है, यहाँ पे अपचयन होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो कि H2SO4 का विलयन होता है, यह आयन को प्रवाहित करने में मदद करता है। और पात्र इसका एक कंटेनर होता है, जो कि कठोर और रबड़ की प्लास्टिक का बना होता है। तो ये इसकी कुल बनावट होती है। देख लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा है इसकी कार्यविधि। तो डिस्चार्जिंग के समय यानी कि जब हम इससे बिजली ले रहे होते हैं, उस समय क्या होता है इसमें, जब इससे बिजली ली जाती है, तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है, वो PbSO4 आयन जो है वो PbSO4 में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और कैथोड पर PbO2 जो है वो हाइड्रोजन आयन और सल्फर डाइऑक्साइड आयन से अभिक्रिया करता है, सल्फेट आयन से, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे ये PbSO4 और H2O का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे इसमें जो भी अब इससे हम अभिक्रिया लेते हैं, तो जो हमारा H2SO4 था, वो PbSO4 और H2O में परिवर्तित होता है,
ये पॉइंट याद रखेंगे। देखते हैं कुल अभिक्रिया क्या होती है। तो Pb और लेड ऑक्साइड और H2SO4 ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, PbSO4 और H2O बना लेते हैं। जब हम इससे बिजली लेते हैं तो इस कंडीशन में ये H2SO4 का विलयन H2O का निर्माण करता है, जिससे विलयन पतला हो जाता है और धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ देखते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों प्लेटों पर PbSO4 बनता है। अम्ल की सांद्रता घट जाती है जिससे वोल्टेज कम हो जाता है, धीरे धीरे वोल्टेज कम हो जाता है। अब देखते हैं जब चार्जिंग के समय क्या होता है। तो चार्जिंग के समय जब हम बाहरी स्रोत से बैटरी को कनेक्ट करते हैं, यानी कि अपने फ़ोन को जब चार्ज में लगाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है। तो इस कंडीशन में PbSO4 और H2O जो कि विलयन में डिस्चार्जिंग के दौरान बने होते हैं, वो Pb में, PbO2 में और H2SO4 में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे हमारा जो विलयन है वो फिर से गाढ़ा हो जाता है और हमारी जो बैटरी है उसमें वोल्टेज पुनः प्राप्त हो जाता है और हमारी बैटरी पुनः चार्ज हो जाती है। इसमें क्या होता है, PbSO4 वापस Pb और PbO2 में बदल जाता है, H2O4 की सांद्रता बढ़ जाती है और हमारी बैटरी फिर से तैयार हो जाती है। और इसमें अगर ईएमएफ वोल्टेज देखें तो एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो लगभग 2 वोल्ट होता है। इसलिए जो कार की बैटरी होती है उसमें 6 सेल का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका वोल्ट 12 वोल्ट तक हो जाता है। तो ये हमारा याद रखेंगे, एक सेल का वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट होता है और इसी तरीके से जो कार में बैटरी यूज़ की जाती है उसमें 6 सेल यूज़ किया जाता है, जिससे उनका वोल्टेज 12 वोल्ट तक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इसकी विशेषताएँ और इसके उपयोग देखते हैं। विशेषताएँ क्या हैं इसकी? तो इसे रिचार्ज किया जा सकता है, अधिक धारा प्रवाहित होती है इससे, सस्ता और भरोसेमंद है। ये अपेक्षाकृत काफ़ी भारी होता है प्राथमिक सेल की तुलना में। इसका उपयोग क्या होता है? तो कार और बाइक की बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इन्वर्टर में इसका उपयोग किया जाता है, ओपीएस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और सोलर सिस्टम के निर्माण के लिए सोलर सिस्टम की बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण वह प्रक्रिया है जिससे धातु वातावरण यानी कि नमी, वायु और गैस आदि से क्रिया करके धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है। यानी कि जिससे धातु जो हमारा कोई भी धातु होती है, वो वायु, नमी और अन्य गैसों से अभिक्रिया करके धीरे-धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण जैसे में लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे पर हरे रंग की परत का बनना, ये तीनों संक्षारण के उदाहरण हैं। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो संक्षारण का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या कहता है? तो संक्षारण की प्रक्रिया एक साधारण वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो एक सेल की तरह काम करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो संक्षारण में एक ही धातु पर एक स्थान पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरे स्थान पर इसका अपचयन होता है। यह एक तरीके से गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है जहाँ Fe जो है वो Fe आयन में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है एनोड पर। कैथोड जिस जगह पे ऑक्सीजन जो है वो नमी से अभिक्रिया करता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसे हम कैथोड कहते हैं। जंग का बढ़ना पूरी प्रक्रिया के दौरान Fe2 आयन जो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन के दौरान बना था, इसमें क्या होता है, और OH जो कि अपचयन के दौरान बना था। ये पूरा मिलके FeOH का होल ट्वाइस बनाता है और यही Fe2O3 और डॉट XX2O जो है ये जंग का कारण बनता है। तो ये हमारी पूरी प्रक्रिया इस संक्षारण की प्रक्रिया है जो एक गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है। तो आप लोग याद रखेंगे जो संक्षारण होता है ये एक तरीके से गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है। इसमें इसमें एनोड जो है वो ऑक्सीडेशन का काम करता है और कैथोड जो है वो रिडक्शन का काम करता है। ये इसकी पूरी प्रक्रिया थी। संक्षारण के रोकने के कुछ उपाय।
तो सबसे पहला उपाय पेंट या ग्रीस लगा के इसको रोका जा सकता है, जिससे ये धातु जो है हमारा नमी के संपर्क में ना आए, वायु से संपर्क ना हो, जिससे हम इससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, धातु को हवा से या नमी से बचाता है, जो पेंट लगा देते हैं जिससे। गैल्वेनाइजेशन से, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि चांदी या क्रोम की परत को चढ़ाना किसी धातु के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, जिससे ऊपर की धातु पर ही जंग लगती है, अंदर की धातु सुरक्षित बची रहती है। नेक्स्ट हमारा है कैथोडिक संचरण, तो कैथोडिक संचरण में लोहे को कैथोड बना देता है। ये इसका कुछ उपयोग थे। बस अब आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।